जैक बोर्ड क्लास 9th। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के साइंस का वो सभी सवालों को बताने वाले हैं जो आपके जैक बोर्ड में पूछा गया सवाल है। जी हाँ, झारखंड बोर्ड के क्लास 9th में जो आपके ऑफिशियल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो पूछा गया सवाल है 2025 का, वो सब सवालों को यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये आपके ओरिजिनल प्रश्न पत्र है 2025 का मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें हम इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्नों को करवाएंगे, है ना, जो सारे के सारे आपके जैक बोर्ड के ऑफिशियल प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें देखना मेरे प्यारे बच्चों कि इस 40 में से आप कितना उत्तर कर पा रहे हो। देखिए ये जो सबसे पहला सवाल है काफी लॉलीपॉप सवाल है, काफी आसान सा सवाल पूछा गया है कि गति का सबसे साधारण प्रकार है ना, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति, इनमें से कोई नहीं। तो गति का जो सबसे सिंपल सा बच्चों प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सरल रेखीय गति, है ना, सरल रेखीय गति। इस प्रकार की गति जो होता है बच्चों सीधी लंबी लाइन में, है ना, तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। एक सरल रेखा पर ही गति करना सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति क्या होगा, एक वृत्त की जैसा अगर गति करता है ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये सिंपल तो नहीं है ना। घूर्णन गति एक लट्टू की तरह क्या होगा, गोल 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 घूमेगा, तो ये घूर्णन गति हो जाएगा। लेकिन सिंपल की अगर बात करें गति का सबसे साधारण प्रकार, तो वो एक सरल रेखीय गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर इंग्लिश में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन दिया गया है ना। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मोशन इज, है ना, सर्कुलर मोशन, रेशनल रोटेशनल मोशन, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन या नन ऑफ दिस, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, सरल रेखीय गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग को हम सभी प्रश्नों को करवाएंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, जो आपके पीवाईक्यू का पीडीएफ अगर चाहिए, तो हमारा ही एप्लीकेशन है ना मिल जाएगा। हमारा ऐप का नाम क्या है, मिशन टू वाले सर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है। और जितने भी क्लासेस क्लास 9 के होगी मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा। इसलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ जब क्लास 10th में चले जाओगे तो धुआंधार तरीके से वहीं पे तैयारी होगा, इसलिए आप एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि शून्य मान हो सकता है किसका, दूरी का, विस्थापन का, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों कभी भी दूरी का मान शून्य होगा नहीं, है ना। अगर हम यहां से यहां तक भी चल जाएंगे, यहां से यहां तक भी चल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ मान होगा कि हमने 1 मीटर चला, हमने 1 सेंटीमीटर चला, 10 सेंटीमीटर चला, तो दूरी कभी भी मेरे प्यारे बच्चों जीरो नहीं होगा। लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। विस्थापन हम उसको कहते हैं जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब कि अगर मैं ऐसी बात करूं कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं यहां जाना चाहता हूं, और रास्ता इस प्रकार है ना, रास्ता क्या है, इस प्रकार है, समझ में आ रहा बात, रास्ता इस प्रकार है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, तिरछा दूरी, इसी को हम विस्थापन दूरी कहेंगे। बोले सर ये जीरो कैसे होगा, ये भी तो कुछ ना कुछ मान होगा। बच्चों ऐसे समझो, अगर मैं इस तरीके से गोल गोल घूमूं, ठीक है, और मैं यहां से स्टार्ट किया था चलना और फिर यहीं पे जाके रुक गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तो एक ही जगह हो गया, तो जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो विस्थापन जीरो हो सकता है, लेकिन ये दूरी कभी भी जीरो नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हमारा। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट इसका राइट आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट सवाल है कि कौन कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है, मतलब कि समान चाल नहीं, एक स्पीड नॉर्मल नहीं बच्चों, है ना, एक चाल का नहीं, है ना, अलग अलग स्पीड का। तो अलग अलग स्पीड जो है असमान चाल कौन दिखाएगा, तो ये एक समान चाल चल रहा होगा, है ना, एक समय और दूरी सेम है। यहां पर भी देख सकते बच्चों समय और दूरी भी सेम चल रहा है ना, कि जितना समय दूरी भी सेम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी समान चाल से चल रहा है। लेकिन ये जो ग्राफ जो कर्व आकार का है बच्चों, कर्व आकार का, वक्र आकार का है, ये हमारा असमान चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर 4 नंबर, कि निम्न में से किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बच्चों जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अगर देखो बच्चों, तो गति का पहला नियम को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। गति का पहला ही नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के दूसरे नियम से बल का परिभाषा मिलता है। गति का तीसरा नियम मेरे प्यारे, बल मापने सूत्र भी इसी से निकलता है, ठीक है। और तीसरा नियम क्या कहता है कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। तो इस प्रकार के होते हैं, तो इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, पहला नियम को याद रखना। गति का पहला नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम को कहते हैं, याद रखना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 24 kg द्रव्यमान की वस्तु को 96 न्यूटन पर बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा, है ना। 24 kg द्रव्यमान मतलब मास यहां पर दे रखा है बच्चों, m दे रखा है ना, और 96 न्यूटन फोर्स भी दे रखा है।
आपको मेरे प्यारे बच्चों बल लगाने वाले उत्पन्न त्वरण का मान निकालने बोल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है ना। बहुत सारे बच्चे अभी हिंदी मीडियम से होंगे, है ना, और इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते होंगे, है ना। सॉरी, एक्सेलरेशन ए, है ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आपको एकदम बिल्कुल भी बेझिझक रहना। अगर आप परीक्षा की तैयारी करो बच्चों तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। बता रहा हूं मैं, जितना बताते चलो जाऊंगा बच्चों, वहीं में से सवाल आपके एग्जाम में फंसेंगे, और साथ ही साथ जितने भी मैं एम एफ जो भी इंग्लिश में बात करूंगा वो भी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं पूरे हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूं बच्चों, है ना। इंग्लिश वाले बच्चों का भी दोनों यहाँ पर फायदा होने वाला है, ठीक है। इसलिए जो बच्चे को लग रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, बस आप हमारी सारी वीडियो को देखना, धीरे धीरे हीरो नहीं बन जाओगे जीरो से ना, तो फिर मुझे कह देना, ठीक है। तो पेशेंस बनाकर देखना है, धैर्य रखना है कि हाँ भाई आज नहीं समझ में आ रहा, कल नहीं आ रहा, परसों तो आएगा, लेकिन देखना है ना। ये सोचकर नहीं छोड़ देना है कि अरे यार ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बनेगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों का मानसिकता, मैं बच्चों से मिला हूं, झारखंड के कोने कोने के बच्चों तक मिला हूं मैं, लगभग जा करके मिला हूं। मुझे पता है बच्चों में पढ़ने का जज्बा बहुत ज्यादा है, पढ़ने का एक जुनून बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बच्चों में, लेकिन उस तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रहा, और मिशन 2 वो प्रोवाइड कर रहा है, कम से कम टाइम पर, कम से कम फी पर आपको बहुत अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, ठीक है। तो फिर बेझिझक रहिए बच्चों, आपको तैयारी जैसे कराया जा रहा है बस करते जाइए, है ना। हर वीडियो को, एक भी वीडियो को स्किप मत करना, है ना। 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगने वाला उत्पन्न त्वरण होगा बच्चों। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, F बराबर एम ए। क्या होता है? F बराबर एम ए, याद रखना, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। देखो फोर्स पहले से दे रखा है 96, तो 96 लिख देंगे। मास, है ना, द्रव्यमान दे रखा है कितना, 24 लिख देंगे, और ए नहीं दिया गया तो ए लिख देंगे बच्चों। 96 को 96 लिख दो, ये गुना में है ना। आपको पता है कि बराबर को उधर गुना होता है तो इधर आगे भागा में हो जाता है ना, बराबर यहाँ पर ए। 24 को कितना बार गुना करेंगे? 96 आएगा, 4 चौके 16 बच्चों, 4 बार गुना करेंगे, देख लो गुना करके आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 बराबर ए। बच्चों बताओ मुझे, एक 4 जो आएगा किस में आएगा? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर भी आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। जो यूनिट होता है उसको लास्ट में लिख देना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है नहीं, बस मैंने 3 लाइन में आंसर लिख दिया, है ना। बस थोड़ा बच्चों इसी तरीके से देखना है। अगला सवाल देखते बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है कि केजी मीटर पर सेकेंड मात्रक है। केजी मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है बच्चों? बल का तो वह मात्रक न्यूटन है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। संवेग का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, संवेग का ही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोग को? संवेग का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान, याद रखना एग्जाम में आएगा, ठीक है। संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू वेग, है ना, द्रव्यमान इंटू वेग। और द्रव्यमान का मेरे प्यारे बच्चों जो मात्रक होता है वो केजी होता है, और संवेग का होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। संवेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर, केजी मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण कैसा ही मात्रक अभी ऊपर में मैंने जस्ट बताया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। जो भी अभी मैं बता रहा हूं बस आप लोग ध्यान में रखना, अगली बार बताऊंगा तो आप हीरो बनोगे, है ना, डायरेक्ट जीरो से हीरो बनने वाले हो। अगला सवाल देखो बच्चों, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का को दर्शाते हैं, है ना, एच से जी से। भाई यहाँ पर गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है ना, बड़ा जी से दिखाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है ना, बड़ा जी से दिखाते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा, है ना। बच्चों देखो, अगर आप यहाँ पर 60 केजी हो तो चंद्रमा पर 1/6 गुना होगे, है ना। अगर मान लो यहाँ पर 60 केजी हो तो चंद्रमा पर जाओगे तो 1/6 गुना हो जाएगा, यानी ऊपर में 10 केजी हो जाओगे, है ना, 10 केजी हो जाओगे, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ मैं ये एक चीज बता दिया कि चंद्रमा पर आपका भार कितना होगा, 1/6। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया बच्चों, द्रव्यमान को हम लोग को सबसे पहले वजन में चेंज करना होगा, वेट में चेंज करना होगा, है ना। तो देखते हैं भाई, है ना, इसको वेट में कैसे चेंज करेंगे? तो W बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये W बराबर क्या होता है? तो mg, है ना, क्या होता है? mg। तो यहाँ पर मास आपका पहले से 6 दिया गया है, ग्रेविटेशन होता है 9.8 बच्चों, ठीक है, 9.8 होता है ना, मास दे रखा है यहाँ पर, और ये 9.8 होता है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा वेट बराबर कितना हो गया? 6 × 9.8, है ना। लेकिन चंद्रमा पर अगर मैं भार देखो बच्चों, है ना, चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? तो वेट तो हमारा निकल गया, कितना निकल गया? 6 × 9.8, और चंद्रमा पर भार कितना होता है? 1/6। तो 6 से 6 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 9.8। तो 9.8 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया,
है ना, वेट जितना वेट होता है उसका 1/6 गुना, द्रव्यमान का 1/6 मत कर देना, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया गया, हाउ मच विल बी द बॉडी मास ऑफ 6 kg, वही तो था, है ना। जूल बाय सेकंड किसका मात्रक है, तो जूल बटा सेकंड जो है मेरे प्यारे बच्चों ये किसका मात्रक है यहां पर बताइए, जूल बाय जूल बाय सेकंड जो है मेरे प्यारे बच्चों ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का, शक्ति का हो जाएगा बच्चों, है ना, शक्ति, चूंकि P बराबर ही फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है W/T, है ना, यही ना होता है W/T, शक्ति किसका है ना, P/, ठीक, तो शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्क का मेरे प्यारे बच्चों, वर्क का अगर ऐसा ही मात्रक अगर मैं देखूं कार्य का तो जूल हो जाएगा, है ना, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अरे ठीक तो है, यही तो है, हाँ सर यही है ना, यही है शक्ति बराबर होता है W/T, है ना, तो W वर्क का एसआई मात्रक जूल और टाइम का सेकंड, ठीक है। रटने से अच्छा बच्चों थोड़ा बहुत समझ लो वो बेहतर होगा, है ना। बहुत सारे टीचर आपको क्या करेंगे, बस रटवा देंगे, हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे नहीं बच्चों, है ना, पढ़ करके काम करो, 10th में काम देगा, है ना, 10th में आपको अच्छे से काम देगा, है ना। बाकी तो लास्ट में बता ही देते, रट लेना अगर नहीं समझ रहे हैं तो, है ना। 1 kg की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने से 9.8 जूल ऊर्जा व्यय होगी बच्चों, ऊर्जा निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर आपको निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी ना, नहीं पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, पीई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, पीई की या काइनेटिक एनर्जी, यहां पर किसका निकलेगा, बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों इसका mgh, है ना, mgh, है ना, पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों, हाँ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो mgh बच्चों यहां पर आप देखो मास कितना दिया गया है, केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने पर 9.8 जूल, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर पहले से दे रखा है 9.8, ठीक है, देखो उठाने पर 9.8, मास कितना दिया गया है, 1 दिया गया है बच्चों, ग्रेविटेशन 9.8 होता है और ऊंचाई आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसको इससे गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा और 9.8 हो जाएगा, और ये 9.8 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना, बराबर यहाँ पर h बचेगा, तो ये काटेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब h बराबर 1 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 1 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देखो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो ऊर्जा का निकालने बोल रहा है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो कि कह रहा है इतना ऊर्जा व्यय होगी, है ना, 9.8 ऊर्जा लगेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी दे रखा है ना, और मास जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका 1 kg दे रखा है ना, और क्या बोल रहा है जी, ग्रेविटेशन का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है 9.8 और h का मान निकालना है, निकल जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा कह रहा है यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए, है ना, दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, है ना, p²/2m। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि अगर इसका संवेग को दुगुना कर दिया जाए, मतलब ये p को दुगुना कर दिया तो इसको हम दुगुना अगर कर दे तो 2p² हो जाएगा। अरे किसी को भी दुगुना करने तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे p को, तो 2p हो जाएगा, और यहाँ पर 2m हो जाएगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और p² हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 2m। अब देखो ये 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना p²/2m। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के अंतर देखो, बोले सर सेम तो सेम है, बस 4 को क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है, 4 गुना क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संवेग में दुगुना कर दे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इधर इजी सवाल दिया गया है यहाँ पर, है ना। अब तरंगे किसका स्थानांतरण करती है, तो तरंगे जो है मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। किसका स्थानांतरण करती है, ऊर्जा का। अगला सवाल देखो यहाँ पर कह रहा है यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी, है ना, 5 सेंटीमीटर, तो तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा। देखो संपीड़न का मतलब होता है बच्चों जब कण सटे सटे होते हैं, विरलन का मतलब होता है जब कण दूर दूर होते हैं। तो ये एक जब पूरा होता है बच्चों, है ना, संपीड़न और विरलन के बीच की जो दूरी होता है बच्चों वो तरंग दैर्घ्य का आधा होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का आधा। तो तरंग दैर्घ्य का आधा ऑलरेडी 5 दिया गया है। कितना दिया गया, 5 दिया गया है। तो इसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, याद रखिएगा, तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। पदार्थ उसको कहते हैं बच्चों जो द्रव्यमान को घेरती है, द्रव्यमान किसी को होता है और कोई ना कोई स्थान को घेरती है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो लालटेन भी कोई ना कोई स्थान को घेर रहा है, तो ये तो होगा भाई पदार्थ। चम्मच भी घेर रहा है, कलम भी घेर रहा है, लेकिन यहाँ पर विचार जो है बच्चों ये नहीं होगा, ये पदार्थ है। बताओ, अरे आपका कोई विचार है, हम जो चीज सोच रहे हैं, सोचना क्या एक तरीके से
पदार्थ है? नहीं, ये एक फीलिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्यार करना, मोहब्बत करना, किसी से इजहार करना, क्या ये एक पदार्थ है? नहीं, ये क्या है? एक फीलिंग है, साइड होना, है ना। चलो अगला सवाल देखते बच्चों। यहां पर नेक्स्ट कह रहा है कि तापक्रम का एसआई मात्रक क्या है ना। न्यूटन है या फिर पास्कल है, डिग्री है, केल्विन है। तो तापक्रम का जो मेरे प्यारे बच्चों इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, याद रखिएगा, है ना, केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट। हाँ, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता क्या है? अगर गैस है मेरे प्यारे बच्चों और वो पानी में बदल जा रहा है तो उसको हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हो, है ना, और ऊपर आप ढक्कन जो लगाए हो, है ना, उसमें क्या है, तली में पानी चल जा रहा है, मतलब कि गैस से पानी में चेंजेस हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। गैसीकरण किसको कहेंगे बच्चों? जब आप पानी को गर्म करोगे भाप निकल जाएगा, तो उसको हम गैसीकरण कहेंगे। ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये ठोस से डायरेक्ट गैस में अगर चेंज हो जा रहा है बच्चों तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ऊर्ध्वपातन आता है बच्चों, है ना। ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, गैस से डायरेक्ट ठोस में चेंज होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बाकी तो जमना तो पता होगा, फ्रीज करना, द्रव से ठोस में हो जाना, है ना। द्रव से अगर ठोस में हो जा रहा है चेंज, है ना बच्चों, पानी से बर्फ बन जा रहा है तो उसको हम जमना कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। अगला देखते हैं बच्चों, बारूद क्या है? तो बारूद मेरे प्यारे बच्चों बताओ, तत्व है, यौगिक है, या फिर मिश्रण है? इनमें से कोई नहीं। तो बारूद जो है ना, ये एक मिश्रण है बच्चों। ये बहुत सारे, पोटेशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, और मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रेट हो गया, है ना, सल्फर हो गया, ये सब का एक मिश्रण है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कोलाइड नहीं है, कोलाइडल नहीं है बच्चों। तो बताना है दूध, रक्त, वायु, धुआं। तो कोलाइडल बच्चों, यहां पर कोलाइडल जो होता है ना, ये समांगी मिश्रण होता है। ये क्या होता है बच्चों? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण। लेकिन हमें पूछ रहा है कोलाइडल नहीं है, तो ये विसमांगी में हमारा वायु आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है वायु। बाकी ये यहाँ सभी क्या है? कोलाइडल है। अगला देखते हैं यहाँ पर, निम्न में द्रव में कौन सा अनिश्चित है? अनिश्चित पूछ रहा है बच्चों, है ना। द्रव में कौन अनिश्चित है? तो घनत्व तो सेम रहेगा, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो बच्चों द्रव में अनिश्चित जो होता है वो आकार होता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर क्या करोगे, आप मेरे प्यारे बच्चों अगर इस द्रव को, पानी को क्या करोगे, अगर उसको ड्राम में रखोगे ड्राम के जैसा बन जाएगा, गिलास में रखोगे गिलास के जैसा बन जाएगा, जहां रखोगे उस आकार का बन जाएगा। तो आकार अनिश्चित होता है बच्चों, लेकिन आयतन निश्चित होता है द्रव का, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विपरमाणुक है ना। कितने टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, द्विपरमाणुक की बात की जा रही है बच्चों। द्विपरमाणुक कौन सा हो जाएगा? सोडियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो ये सारे तो धातु है बच्चों, और धातु कभी मेरे द्विपरमाणुक नहीं होता, ये सिंगल तत्व होता है। यहाँ पर बच्चों द्विपरमाणुक में आपका क्लोरीन हो जाएगा, Cl2 जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो परमाणुक है इसमें, है ना। हाइड्रोजन भी आपका द्विपरमाणुक में आ जाएगा, है ना, और भी ऑक्सीजन भी आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड एक अणु में सल्फर ऑक्सीजन का भार का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु और सल्फर, है ना। तो देखो बच्चों, सल्फर और ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन दो है। सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, उसका डबल द्रव्यमान हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा बच्चों। और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2 कर देंगे, ठीक है। तो 32 और 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा बाबू 64। तो 64 इसका राइट आंसर हो। अनुपात पूछ दिया है जी, अनुपात पूछ दिया है ना, अनुपात पूछा है ना। तो यहां पर आपको अनुपात लिखना होगा। इधर भी 32 और 32 कटेगा तो 1:1 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 1:1, है ना। अनुपात पूछा था तो 1:1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है? अरे नाइट्रोजन गैस N2 नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन का O2, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पर, 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मोल आपका ऑलरेडी दे रखा है। तो मोल का फॉर्मूला होता है, याद रखना, मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा अनुभार। द्रव्यमान बटा अनुभार होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी।
ठीक है। अब यहाँ पर मोल कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है, और आपका द्रव्यमान आपको निकालना है, तो द्रव्यमान के जगह में हम द्रव्यमान लिख देंगे। अनुभार आपको देखना है बच्चों, अनुभार कितना दिया गया है, तो चलो हम साइड में अनुभार निकालते हैं, CO2 का, है ना, वही द्रव्यमान तो CO2 है ना, O2। बच्चों कार्बन का कितना होता है, तो 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितना होता है, ऑक्सीजन का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8 दूनी 16, 16 होगा, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 12 और प्लस 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 44। अब ये डिवाइड में उधर जाके इंटू में हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 44 बराबर द्रव्यमान। तो गुना कर दो बच्चों इसको, तो 44 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 220 ना, और 1 पॉइंट है तो 22 हो जाएगा। द्रव्यमान जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों वो कितना निकल गया, वो आपका 22 निकल गया। तो 22 ग्राम कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। मोल आपका ऑलरेडी दे रखा था, द्रव्यमान निकालना था, अनुभार आपको दे रखा था, तो जो जो दिया गया था वहां पर बैठा दिए, फॉर्मूला में आ गया। तो फॉर्मूला आपको बस एग्जाम के लिए कौन सा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इसमें अगर किसी एक चीज को निकालने बोलेगा आप आसानी से निकाल देंगे। मान लो द्रव्यमान और अनुभार दिया रहेगा तो, और मोल निकालने बोलेगा तो डिवाइड करके निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। अगला सवाल देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। बच्चों उत्कृष्ट गैस उसको कहते हैं जिसकी संयोजकता 0 होती है, मतलब वो किसी से ना लेना ना किसी से देना, संयोजकता 0, वो अपना जो कोष है वो फुलफिल्ड रखता है। जैसे कि कौन कौन सा हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, है ना, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन हो जाएगा। ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैस है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 2, इसका आपका 10 होता है ना, और इसका मेरे प्यारे बच्चों 18 होता है। इसका द्रव्यमान 2, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, इसका 2 8 8। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा पूरा फुलफिल घर है बच्चों, ये किसी से ना लेना किसी से देना, अपना कोष्टक को पूरा करके रखा है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहला कोष्टक में 2, दूसरा कोष्टक में 8, तीसरा कोष्टक में 8, इस तरीके से भरा जाता है। ये पूरी तरीके से अपना कोष्टक भरा हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि इसका संयोजकता कितनी होगी, तो संयोजकता 0 होगा, ना किसी से लेना ना किसी को देना। अब बताओ, मान लो कि सोडियम रहता, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 और 1, तो इसका संयोजकता 1 हो जाता। क्यों, क्योंकि ये किसी को दे देगा, ये अपना घर को पूरा फुलफिल नहीं रखा है, तो संयोजकता 1 हो जाता। उसका तो सभी घरों भर है, भरल भरल है, तो भरल भरल है, तो इसका संयोजकता 0 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हो बच्चों, वैलेंसी पूछ रहा था 0। किसी तत्व के समस्थानिक में से किसकी संख्या भिन्न होती है, तो बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये किसका है बच्चों, तो 2 8 2 मैग्नीशियम है, 2 8 4 है ना, हाइड्रोजन हीलियम। 14 नंबर पे क्या आता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम। 14 नंबर पे क्या आता है, फास्फोरस 15 पे आता है, सल्फर 16 पर आता है। 14 नंबर पे क्या आता है, सिलिकन शायद, ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर 2 8 6, तो 16 हो गया, 16 आपका सल्फर आता है, यहाँ पर 17 क्लोरीन आता है। यहाँ कह रहा है बच्चों कि कौन सा धनात्मक तत्व, देखो जो धातु है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी में धनात्मक तत्व होता है, तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 14 नंबर पे क्या होगा एक बार कमेंट करके बताना हमको। रुको एक बार देखते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, सिलिकॉन ही होता है मे बी। ठीक है, देख लेना एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाला हम नहीं बताएंगे वरना फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। गुणसूत्र बने होते हैं बच्चों, ये गुणसूत्र जो है ये डीएनए के भी बने होते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन के भी बने होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए जो होते हैं बच्चों, ये डीएनए बोलते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं ये प्रोटीन और डीएनए दोनों के बने होते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रोटीन संश्लेषित तो होती है राइबोसोम, केंद्रक, गोल्गी कैपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन जो संश्लेषित होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये राइबोसोम पर होती है। कहां पर होती है, राइबोसोम पर, याद रखिएगा, और राइबोसोम पर होती है ना। और बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बिजली घर भी कहते हैं, इसको बिजली घर कहते हैं, ये राइबोसोम पर होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, प्रोटीन संश्लेषित कहां होती है, राइबोसोम पर होती है। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र क्या है, तो कोशिका का अपशिष्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइसोसोम निपटाता है। कौन निपटाता है, लाइसोसोम, है ना। ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, तो ये
जो अपशिष्ट, जो मतलब कि क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पदार्थों को क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निपटाने का काम यही करता है, पाचक एंजाइमों को, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक संयोजी उत्तक है, तो एक संयोजी उत्तक में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका रक्त भी हो जाएगा, अस्थि भी हो जाएगी, और यहाँ पर कांड्रा, कांड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये एक संयोजी उत्तक तो सभी है ना जी, हाँ कांड्रा भी है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ रक्त है, अस्थि है, कांड्रा, तीनों हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ पर रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं बच्चों। इसी में तो लगभग 55% जो होती पीलापन होता है रक्त में, आप देखे होंगे, इसी को प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर असमतापी जंतु है, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, इनमें से सभी, सभी है ना। इसमें क्या है, असमतापी जंतु जो है मेरे प्यारे बच्चों सभी है, क्योंकि इसके जो खून होते हैं ना, मगरमच्छ, छिपकली, सांप के, ये ठंडे खून होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बॉडी को चेंजेस करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो मछली के हृदय में मेरे प्यारे बच्चों 2 कच्छ होता है, एक आलिंद और एक नीलय, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा मानव में कितने होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मानव में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, मानव में, या फिर कच्छों की संख्या कितनी होती है, कच्छ कितने होते हैं, जल्दी से बताना आपको, कमेंट करके जल्दी से फटाफट बताएंगे। हाँ अगला सवाल देखिए क्या है, आर्थ्रोपोडा समूह एक जंतु है, घेंगा है, जोंक है, इनमें केकड़ा है, या इनमें से कोई नहीं है, बताएंगे जल्दी से। आर्थ्रोपोडा एक समूह है, तो आर्थ्रोपोडा जो है मेरे प्यारे बच्चों ये एक केकड़ा है, क्या है, ये एक केकड़ा है, या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बस 4-5 सवाल बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। हाँ सजीवों की, देखो बच्चों ये भी जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ आपके पूछे गए सवाल है फिर पिछले साल का, है ना, तो काफी संभावना है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आप अगर एग्जाम देते तो कितना नंबर लाते, इससे पता चल रहा है आपको। ठीक है, सजीवों की मौलिक इकाई क्या है, तो सजीव की मौलिक इकाई मेरे प्यारे बच्चों अणु, अंग, उत्तक, कोशिका। तो आप लोग हम बताएं, कई बार बताएं कि सजीव की मौलिक इकाई जो है कोशिका है। और कोशिका का खोज कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था, है ना, रॉबर्ट हुक। और मेरे प्यारे बच्चों कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था, याद रखना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि जिन रोगों की अवधि कम होती है, ठीक है, उन्हें कहते हैं, तो जिन रोग, ऐसा बीमारी मेरे प्यारे बच्चों जिनकी अवधि कम होती, कम समय में ठीक हो जाती, कम समय तक रहती है, तो उसको हम कहते हैं तीव्र रोग, है ना, क्या कहते हैं, तीव्र रोग। और जो लंबे समय तक रहती है बच्चों उसको दीर्घ रोग कहते हैं, है ना, लंबे समय तक, जैसे एक्जिमा वगैरह हो गया। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जीवमंडल निर्जीव घटक है, जीवमंडल का निर्जीव घटक क्या हो जाएगा बच्चों, वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, मेरे, अरे भैया सभी है, जीवमंडल का तो सभी तो निर्जीव है, कोई सजीव थोड़े है यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से सभी इसका राइट आंसर। शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं देखूं, शुक्र और मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का जो सबसे ज्यादा उसमें गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लगभग 95% प्लस। ठीक है, शुक्र और मंगल ग्रह पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। हाँ ये देखो क्या है, मधुमक्खी के फूलों को एकत्र करती है, मधुमक्खी फूलों को एकत्र करती है ना, मरकंद करती है या पराग करती है या फिर दोनों। तो फूलों से क्या एकत्र करती है बच्चों, शहद बनाने के लिए ये क्या करती है, मरकंद एकत्र करती है, और ये खाना अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पराग को यूज करती है, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी जो है ना फूलों से मरकंद और ये पराग दोनों एकत्र करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं। लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और लास्ट सवाल को करने से पहले मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर इस वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके का वीडियो मैं लाते रहूंगा आप लोगों के लिए और आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगा। ठीक है, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही जल्द आप लोग का लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी शाम में, है ना, तो आप लोग सभी लोग जुड़िएगा और देखिएगा इस ये हमारे यूट्यूब पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या पोस्ट हो रही है। ठीक है, इससे आप लोग को पता चल जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर किया जा सकेगा। ठीक है, अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, तो बच्चे अंडे देने वाली मुर्गी को हम लेयर कहते हैं। ठीक है, अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, लेयर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मुर्गी को पालन अगर अंडे देने वाले किया जा रहा है तो उसको लेयर कहेंगे, और अगर मांस के लिए पाला जा रहा है तो उसको हम बॉयलर कहेंगे, याद रखिएगा, ब्रायलर, है ना। चलिए, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 40 सवाल। आप लोग कमेंट करके हमें बताना
कि इस 40 में से आप कितना उत्तर कर पाए हो, है ना। 40 में से आप कितना उत्तर कर पाए हो, अगर आप एग्जाम में बैठते तो कितना नंबर लाते, यहां से आपको पता चलने वाला है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब बाकी जो चीजें हैं इसका पीडीएफ चाहिए, एप्लीकेशन को, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप का नाम क्या है, मिशन टू वाले सर, है ना। जाकर प्ले स्टोर पे जाइएगा, मिशन टू वाले सर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, और उसके बाद पीडीएफ वगैरह सारी चीजें पीवाईक्यू का मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आप लोगों को सेट वाइज भी अगर आपको चाहिए, पूरे प्रॉपर तरीके से हर चीजें चाहिए, तो आपका एक कोर्स बनाया गया है मात्र 149 का। ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो ले सकते हो। अच्छी बात है, क्योंकि उसमें हर चीज आपको प्रॉपर मिलते चली जाएगी, है ना। मतलब हर एक जगह, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएगी। और बाकी 10th में हम लोग तो फिर गर्दा उड़ाने वाले हैं ही, है ना, टेंशन मत लेना, है ना बच्चों। जिस तरीके से हर साल बच्चे बढ़िया से बढ़िया टॉप करते हैं, है ना, हमारे साथ जुड़ करके आप भी आएंगे, मजे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।